नमस्कार दोस्तों, बरेठा जीएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से उसी चैप्टर को दोहराना चाहेंगे। कौन सा चैप्टर? वर्णमाला। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वर्ण और वर्णमाला के बारे में। तो चलिए इसको आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि वर्णमाला, इसके कितने प्रकार होते हैं, वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, कितने स्वर और व्यंजन, है ना। तो स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग आज ले लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ये सेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से। जैसे कि हमने कल भी बताया था कि वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णमाला बोला जाता है ना। हिंदी में मूलतः 52 क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, जिसमें तो आपके 13 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन, 4 आपका संयुक्त व्यंजन और 2 उच्छिष्ट व्यंजन इसमें सम्मिलित रहते हैं। तो इससे आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पहला क्या होता है? स्वर होता है और दूसरा हमारा होता है व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग स्वर के बारे में जानना चाहेंगे। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली वर्ण को हम लोग बोलते हैं स्वर। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली वर्ण को क्या बोलेंगे हम लोग? स्वर बोलेंगे, जिसमें हम लोग किसी भी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेते। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की दृष्टि से हम लोग देखें, आ ई उ ऋषि मुनि ए ओ अंग अहा। यहाँ पर जितने भी हमने वर्ण बोले वो मूलतः स्वर है। क्या है? स्वर है। लेकिन इसमें भी 2 प्रकार हैं स्वर, है ना। ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग विभक्त करें स्वर को, यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है मूल स्वर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मूल स्वर। ये हमारा पहला। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। तो हम लोग बात करेंगे मूल स्वर की। तो मूल स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनको अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ऐसे स्वरों को क्या बोला जाता है? मूल स्वर बोला जाता है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल की दृष्टि से मूल स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पर। आ को हम लोग ना किसी इसको ना तो हम लोग और विभक्त किया जा सकता है और ना ही इसको तोड़ा जा सकता है। हाँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये किसका मूल स्वर हो जाएगा? आ, ई, उ और ऋषि। तो मूल स्वर कितने होते हैं? मूलतः ये 4 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ऋषि मुनि। ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देखें, दीर्घ स्वर की बात करते हैं। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की बात करें यहाँ पर से, है ना। हम लोग दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो जैसे इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से है। एग्जाम्पल से आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकोगे। तो दीर्घ स्वर में अ प्लस अ क्या हो जाएगा? आ। और एग्जाम्पल देखें, ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ा ई, है ना। इस प्रकार से जितने भी स्वर आते हैं, आ ई उ ऋषि मुनि को छोड़कर, है ना, आ ई ऋषि मुनि को छोड़कर और इसके साथ साथ अंग और आह, इनको छोड़कर जितने भी स्वर आते हैं वो किस में आ जाएंगे? दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। ठीक है। बड़ा ऊ हो गया, है ना। ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ, है ना। तो ये सारे किस में आ जाएंगे? दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। और मूल स्वर में कौन कौन से आते हैं? इनकी संख्या होती है 4। लेकिन हम बात करें अंग और आह। ठीक है। अंग और आह की बात कर लेते हैं अभी। ठीक, आपको ये समझ में आया मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर कितने होंगे? 4। और इनके अतिरिक्त अंग आह को छोड़कर अ से औ तक जितने भी स्वर हैं वो किस में आ जाएंगे? दीर्घ स्वर में। ठीक है। जिसको हम अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे स्वर को क्या बोला जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। ये इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ।
तो हम लोग बात कर रहे थे अंग और आहा की। किसकी? अंग और आहा की। ठीक है। अंग अंग को हम लोग बोलते हैं अनुस्वर। अंग को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुस्वर। और आहा को हम लोग बोलते हैं विसर्ग। अंग को हम लोग क्या बोलेंगे? अनुस्वर। अनुस्वर। आहा को क्या बोलेंगे? विसर्ग। ठीक है। ये अंग और आहा अर्थात अनुस्वर और विसर्ग, अनुस्वर और विसर्ग को किशोरीदास वाजपेयी जी ने अयोग्यवाह श्रेणी में रखा। किसमें? अयोग्यवाह श्रेणी। किसने? किशोरी दास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी ने अनुस्वर और विसर्ग इन दोनों को अयोग्यवाह, किसमें? अयोग्यवाह श्रेणी में रखा। किसमें? अयोग्यवाह। ठीक है। किस में रखा? अयोग्यवाह श्रेणी में रखा या व्यंजन में रखा, सॉरी स्वर में रखा। अच्छा, इसको क्यों रखा? क्योंकि अंग और आहा ये ना तो पूर्ण रूप से व्यंजन है और ना ही पूर्ण रूप से स्वर है, इसलिए इनको अयोग्यवाह श्रेणी में किसने रख दिया? किशोरीदास वाजपेयी जी ने। ठीक है। तो ये आपका अनुस्वर और ये हो गया आपका विसर्ग। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर स्वर का चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, स्वर और भी बाकी है, देखते हैं आगे। अनुनासिकता के आधार पर हम लोग बोला जाए कि स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, अनुनासिक, निर्नुनासिक और अनुस्वर। ये अनुनासिक होता क्या है? तो अनुनासिक स्वर, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर एग्जांपल, जो मुंह और नाक दोनों से जब हवा वायु का प्रवाह होता है, जब हम लोग इस स्वर का उत्पत्ति करते हैं, जैसे आ ई उ ए अंग आहा, तो जब अनुनासिक में हवा की जब उत्पत्ति के साथ उत्पत्ति मुंह और नाक दोनों से प्रवाहित होती है, तब इसको बोलते हैं अनुनासिक स्वर। क्या बोला जाता है? अनुनासिक स्वर। ठीक है। आपने देखा ही होगा अनुनासिक स्वर में, यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ, इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखते हैं कि चंद्र बिंदु, आप जानते ही होंगे चंद्र बिंदु इस प्रकार से, इसका उपयोग करते हैं हम लोग। कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर हमने लिखा माँ, है ना, और हंसना लिखा, हंसना, और चांद। तो ये जो चंद्र बिंदु हम लगा रहे हैं वो हमारा क्या है? अनुनासिक स्वर है। जैसे एक बार हम लोग बोल देते हैं माँ, माँ में क्या होता है? जो स्वर है अर्थात जो उच्चारण है, उच्चारण का स्थल मुंह और नाक दोनों से हो रहा है। कैसे? माँ, जो वायु का प्रवाह कहाँ से हो रहा है? मुंह और नाक दोनों से हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अनुनासिक स्वर कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जब हम लोग देखते हैं कहीं पर अनुनासिक स्वर विलीन हो जाता है, जैसे हम लोग कहीं पर ये डॉट मारते हैं इस प्रकार का, इसको भी तो हम लोग अंक के बिंदु में रखते हैं। तो जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर में, यहाँ पर इस प्रकार से, तो यहाँ पर भी तो नाक और मुंह दोनों से वायु प्रवाहित हो रही है, में, है ना, राइट, बोल के देखिए, में। तो यहाँ पर दोनों क्या हो रही है? मुंह से प्रवाहित हो रही है। लेकिन यहाँ पर हमने चंद्र बिंदु क्यों नहीं डाला? इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जहाँ पर मात्राएं आएंगी, जहाँ पर मात्राएं आएंगी वहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? चंद्र बिंदु को हटाकर मात्र क्या रख देंगे? मात्रा को रख देंगे। ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। तो जितने भी अब मात्राएं आएंगी, जैसे मैं यहाँ पर भी, ठीक है, अंक की मात्रा कैसे लगा दी? ठीक है। तो जहाँ पर भी मात्रा दिखे वहाँ पर अंक की मात्रा अनुनासिक स्वर के आधार पर अंक की मात्रा को इस प्रकार से लगा दिया जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं। अब बात करते हैं निर्नुनासिक की। किसकी? निर्नुनासिक की।
निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक जिसका उच्चारण सिर्फ मुंह से होता है। कहाँ से होता है? मुंह से प्रवाहित होता है। वायु जहाँ से कहाँ से प्रवाहित होगी? मुंह से होगी, है ना। उसको हम लोग बोलेंगे निर्नुनासिक। यहाँ से अ से लेकर औ तक के स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। निर्नुनासिक में क्या होता है? आ से लेकर, है ना, आ से लेकर आओ तक क्या हो जाता है? इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपका निर्नुनासिक का। और अनुस्वर, अनुस्वर अर्थात अंग की मात्रा। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? पंचम वर्ड। पंचम वर्ड जैसे, है ना, ख ख ग घ ङ, तो ये पंचम वर्ड है ना। इस पंचम वर्ड के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अनुस्वर का। किसका? अनुस्वर का। किसका उपयोग किया जाता है? अनुस्वर का। कैसे किया जाता है? जैसा इंडिया यहाँ पर लिखते हैं, इंडिया कैसे लिखेंगे? अगर हम लोग पंचम वर्ड को लिखें तो इंडिया इस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन हम लोग जैसे अनुस्वर का यूज करें तो क्या होगा? इंडिया इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे हम लोग गंगा, गंगा लिखते हैं, गंगा में देखते हैं ग वर्ग, ग कहाँ पर है भाई? का ये रहा, है ना, ये रहा ग, का वर्ग में। ठीक है, तो गंग क्या है यहाँ पर? देखिए गंगा, है ना। ठीक है, या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है? डबल डॉट लग गया भाई। तो गंगा इस तरीके से भी लिखते हैं। लेकिन अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे तो हमें क्या लगता है? ये गड़बड़ होगा, इसमें पंचम वर्ड का यूज हुआ है। लेकिन हम लोग अनुस्वर उसी का रिप्लेसमेंट किस में कर रहे हैं भाई? अनुस्वर में। तो अनुस्वर का यूज कैसे करेंगे? गंगा, ये रहा गंगा। ठीक है, समझ में आया पंचम वर्ड का यूज। इसी तरीके से हम लोग सारी चीज़ों का पंचम वर्ड का यूज उसी तरीके से हम लोग करते हैं। जैसे नंदनी, एक नाम लिख देते हैं, नंदनी। यहाँ पर है ना, नंदनी, नंदनी, नंदनी कहाँ है ना? ये रहा, है ना, नंदनी। तो नंदनी को यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या अनुस्वर का यूज़ करके ऐसे लिख रहे हैं। पंचम वर्ड का यूज़ न करके अनुस्वर का यूज़ करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? नंदनी। ठीक, तो पंचम वर्ड का यूज कैसे कैसे करते हैं? हम लोग अनुस्वर के रूप में इसको करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। हमने बात करी 13 स्वर की। हाँ, लेकिन एक चीज़ और, मतभेद है अभी स्वरों में भी। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर 13 दे रखी है। लेकिन अभी अभी हमने बताया अंग और आह, है ना। अंग और आह, अंग को बोला जाता है अनुस्वर, आह को बोला जाता है विसर्ग। इन दोनों, ये तो ना पूर्ण रूप से स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, इसलिए इनको स्वर ना, इसको स्वर पूर्ण रूप से नहीं मानते। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर 11 स्वर मान्यताएं देती हैं। कई ऐसे संस्थान हैं जो 11 स्वर को मान्यता देती हैं, जैसे आपके व्यापम में, है ना, और शिक्षा संस्थानों में भी यही 11। ठीक है, तो ध्यान रहे, ये अपने विवेक से डाल सकते हैं।
लेकिन मूलतः ये वाला राइट होता है 11। ठीक है बेटा। अंग और आह ये क्या है, अयोग्य वाह है, और साथ ही साथ इनको क्या बोला जाता है, अंग को क्या बोला जाता है, अनुस्वर, और आह को विसर्ग। तो ये ना तो पूर्ण रूप से स्वर है और ना ही व्यंजन, सो इसलिए इनको क्या कर दिया जाता है, स्वर की श्रेणी से हटा दिया जाता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं व्यंजन, है ना। व्यंजन मुख्यतः 33 हैं। कितने हैं? 33। ठीक है, ये रहा। और 4 उसमें संयुक्त व्यंजन, इसी में नहीं, अलग से ना, 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 उच्छिप्त व्यंजन है। उच्छिप्त को ही द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। यहाँ पर स्पष्ट है स्पर्श व्यंजन, अर्थात ये तो है इनके उच्चारण में कहीं ना कहीं हमारे मुंह, तालु, दांत, ओठ, कंठ, ये सारे के सारी चीज़ें क्या हैं, आपस में स्पर्श होती हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से को ये टच करती हैं, इसलिए क्या कहा गया है, इसको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। और यहाँ पर देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो ये सारे वर्ग लिखे यहाँ पर। इनकी संख्या टोटल, जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या टोटल कितनी है, इनकी संख्या टोटल कितनी है, तो ये है 25। ठीक है, इनकी संख्या कुल कितनी है, तो 25 है। इसमें इसको वर्ग इसलिए बांटा गया है क्योंकि इनकी संख्या कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5, ये पूरे लाइन जो है, पंक्तियाँ कितनी कितनी की है, 5 की है, तो इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया। और साथ ही साथ ये मुख जब उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं से स्पर्श करते हैं हमारे मुख, कंठ, दांत, ओष्ठ, इन सब से, तो इसलिए इनको क्या कर दिया गया है, स्पर्श व्यंजन कह दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं क वर्ग। क्या देखते हैं, क वर्ग, कर वर्ग। अच्छा, वर्ग का नाम किसके आधार पर किया, जो पहले अक्षर आते हैं ना, जो पहले वर्ण आते हैं उसी के आधार पर इनका नामकरण कर दिया गया। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, है ना, त प, ये वर्ग हैं। ठीक है, तो क ख ग घ ण, ठीक है, क ख ग घ ण। तो ये जो हमारा क वर्ग है, जब इनको हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग बोला क, ख, ग, घ, तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से। कहाँ से हो रहा है, कंठ। कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये कंठ से। ठीक है, इनको उच्चारण का स्थल कौन सा हो गया, कंठ। च वर्ग का उच्चारण स्थल देखते हैं, च वर्ग, च छ ज झ न। हमने पहले में हमने देखा क वर्ग में क ख, ये जो कंठ से हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कंठ से आता है। लेकिन हम लोग देखते हैं च से, है ना, च वर्ग से देखते हैं, तो च वर्ग की उत्पत्ति कहाँ से होती है, च छ ज झ, जीभ कहाँ को टच कर रहा है, एक बार बोल के देखिए, च छ ज झ, तो जीभ की जो टच कर रहे हो कहाँ कर रहा है, तालु को कर रहा है। कहाँ को कर रहा है, तालु। तालु अर्थात जो हमारे दांत का जो हमारे दांत और मसूड़े के ऊपर वाला हिस्सा है, इन साइड में, वहाँ को टच कर रहा है। एक बार ये वाला हिस्सा है वो हमारा क्या है, तालु है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, तालु। इसको तालव्य कहा जाता है, तालव्य व्यंजन या तालव्य इसकी उत्पत्ति बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तालु से। ठीक है, अगर बात करते हैं नेक्स्ट ट वर्ग की, ट वर्ग की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, मूर्धा। कहाँ पर, मूर्धा से हो रही है। कहाँ से हो रही है, मूर्धा। उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, मूर्धा। अच्छा, ये मूर्धा कहाँ पर है, हमारा जो दांत है अंदर की साइड में, जो हमारा दांत है ऊपर, मसूड़े वाला हिस्सा है ना, बाहर का ही मसूड़ा, अगर ऊपर में क्या है, खांचे खांचे टाइप का है, वही आपका क्या है, मूर्धा है। अब जब इसका उच्चारण करेंगे टा ठा, तो ओठ, जीभ जो है, जीभिया जो है आपका कहाँ पर टच करेगा, ओठ, मूर्धा को करेगा। ठीक है, मूर्धा कहाँ पर, जो खांचा खांचा दिया गया है ऊपर में, है ना, उसको क्या बोलेंगे, मूर्धा बोलेंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं टावर्ग, सॉरी तावर्ग। तावर्ग का उच्चारण स्थल हम लोग प्रयास करेंगे देखना, त थ द ध न। तो त थ द ध न, जीभ कहाँ को टच कर रहा है, आप बिल्कुल बता सकते हैं, जीभ टच कर रहा है दांत को,
तो इसको हम लोग कहाँ को कर रहे हैं, दंत। ठीक है, जीभ कहाँ को टच कर रहा है, दंत, इसलिए इसको उच्चारण स्थल कहाँ पर बोलेंगे, दंतोस्थ, है ना, क्या बोलेंगे, दंतोस्थ। अब चलते हैं पा वर्ग। पा वर्ग में पा फ ब भ म, पा फ ब भ म, पा फ ब भ म, किसका यूज हो रहा है, ओष्ठ का। किसका यूज हो रहा है, ओष्ठ का। किसका, ओष्ठ। ओष्ठ अर्थात ओठों का। ओठों का यूज हो रहा है यहाँ पर, देखो उच्चारण स्थल का है ओठ, प फ ब भ म। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थल कहाँ से हो गया, ओष्ठ। तो ध्यान रहेगा, क ख ग घ ण, त च छ ज झ ञ, कहाँ से इनका उच्चारण स्थल, क वर्ग का उच्चारण स्थल कंठ से, च वर्ग का तालु से, ट वर्ग का मूर्धा से, त वर्ग का दंत से, प वर्ग का ओष्ठ से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई हमारी स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के, स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल कितनी होती है, तो 25 होती है। लेकिन सर आपने तो पढ़ाया था यहाँ पर 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो 33 व्यंजन में अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन ये भी क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एक चीज़ और। हाँ, मैंने स्वर के बारे में तो बताया कि स्वर जब इनका स्वर ऐसे स्वर एक चीज़ और। हाँ, यहाँ पर स्वर के बारे में मैंने तो बताया, क्या बताया कि स्वर का जब उच्चारण करते हैं तब और किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन जब व्यंजन की बात आए तो व्यंजन में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है ना। ठीक है, तो चलते हैं आगे और देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन की। किसकी बात करते हैं, अंतःस्थ व्यंजन की। अंतःस्थ व्यंजन, इसका जो उच्चारण स्थल है, किसका, अंतःस्थ, ये कहाँ से आता है, अंदर से आता है। य र ल व, य र ल व। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हमारे सारी चीज़ें हैं ना, ओठ, तालु और जीभिया, ओठ, तालु, जीभिया, है ना, य र ल व। साथ ही साथ में दंत भी, कौन कौन से, ओठ, तालु, सॉरी ओठ, ओष्ठ, तालु, मूर्धा, दंत, ये सारी चीज़ें यूज हो रही हैं। ठीक है, लेकिन परस्पर स्पर्श नहीं हो रहा, इसमें क्या नहीं हो रहा, स्पर्श नहीं हो रहा। एक बार बोल के देखते हैं, कहीं पर कोई टच करता है क्या, जीभ देख के, है ना, य र ल व, य र ल व, य र ल व। कहीं पर कोई य य य, र र र, ल ल ल, व व व, क्या जीभ कहीं पर टच हुआ, स्पर्श स्पष्ट रूप से नहीं, इसीलिए इसको अंतःस्थ व्यंजन कहा गया है। परस्पर एकदम नज़दीक आ जाते हैं, क्या क्या, ओष्ठ, दंत, तालु, ये सारी चीज़ क्या हो जाती हैं, परस्पर नज़दीक आ जाती हैं, लेकिन टच नहीं होते, इसलिए इसको अंतःस्थ व्यंजन रखा गया है। और इसकी संख्या 5 नहीं है। अगर इसकी संख्या 5 होती तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते थे, या वर्ग बोल सकते थे, लेकिन ये या वर्ग नहीं है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जिसके उच्चारण से एक घर्षण पैदा होता है, जिसके उच्चारण से एक घर्षण पैदा होता है, ऐसे व्यंजन को क्या बोला जाता है, ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, श, श, ह, स, श, श, स, ह, क्या क्या है, श, श, स, ह। तो ये क्या है, हमारे ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे ही नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त व्यंजन मतलब यहाँ पर दो व्यंजनों का मेल है। ठीक है, तो ऐसे व्यंजनों को क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ और श, ये कौन से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है, 4 है ना। उसके साथ साथ उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे उक्षिप्त व्यंजन के बारे में, लास्ट में हम लोग ऐसे ही
पढ़ के निकल जाया करते थे। क्या पढ़ के निकल जाया करते थे? अढ़ी अढ़ा सरहा ऐसे करके बोलते हुए निकल जाया करते थे। यही क्या है? उक्षिप्त व्यंजन है। अड़ और ढ, ठीक है, ये क्या है? हमारे उक्षिप्त व्यंजन है। ठीक है, ये ना तो पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? उक्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में किस किस का मेल है ये देखते हैं। सबसे पहले तो इनकी संख्या जान लेते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? इनकी संख्या 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 और उक्षिप्त व्यंजन की संख्या 2। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है इनके किस किस शब्दों से मिलकर बने हैं, है ना। आगे चलते हैं और हम लोग संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करते हैं। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और स्र है। तो ये किस किस वर्णों के मेल से बने हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग छ की बात करेंगे। छ छ छ में क्या है? क प्लस श, इन दोनों मेल से क्या बना है? छ बना है। ठीक है, छतरी का छ। और त्र, हम लोग त्र के बारे में देख लेते हैं। त्र किस किस के मेल से बना है? त्र जो है, अरे यार क्या हो गया? त्र जो है त प्लस र, इन दोनों के मेल से क्या बना है? त्र बना है। और हम लोग बात करते हैं ज्ञानी के ज्ञा। ज्ञानी के ज्ञा किसके मेल से बना है? ज और या अंगा। अब लास्ट हमारा बचा हुआ है श्र। क्या है? श्र। तो श्र किस किस की मदद से बना है? श्र लास्ट हमारा बचा है श्र। तो श्र में किस किस का मेल है? श और र का। तो यहाँ पर स्पष्ट है हमारा संयुक्त व्यंजन। छ में कौन कौन से व्यंजन विलुप्त हैं? क और श, त और र। तदा में क्या है? त और र। ज्ञानी ज्ञा में क्या है? ज और या। और श्रम में क्या है? श और र। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग को एक और चीज़ भी दिख रहा होगा यहाँ पर। ये मैं रेड पेन से यहाँ पर दिखाना कोशिश करूँगा। ये वाला लाइन इस प्रकार से है ना, यहाँ पर भी है। ये होता क्या है? इसको बोलते हैं हलंत। इसको बोलते हैं हलंत। इसको बोलते हैं हलंत। ये हलंत होता क्या है? ये एक तिरछी लाइन होती है इस प्रकार की। और इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है? इसका यूज़ वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर स्वर रहित वर्ण लिखे होते हैं। स्वर रहित वर्ण लिखे रहते हैं, जैसे ये का ये शुद्ध रूप है। का ये शुद्ध रूप है। अगर हम लोग इस प्रकार से का लिखें तो इसमें क्या क्या सम्मिलित है? क प्लस अ, इन दोनों के मेल से क्या बना है? ये वाला का बना है। ठीक है, आगे चलते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ख को देख लेते हैं। ये ख किन किन के मेल से बना है? एक तो ख का शुद्ध रूप स्वर रहित और इसके साथ साथ अ, इन दोनों के मेल से क्या बना है? ख बना है। अच्छा, इन सभी क ख ग घ में आ की मात्रा छुपी हुई होती है। आ की मात्रा क्या होती है? छुपी हुई होती है। अगर इसका शुद्ध रूप हमें बताया गया, शुद्ध रूप अगर हमको बताया जाता है तो वहाँ पर हलंत लगता है। क्या लगता है? हलंत। जैसे च, यहाँ पर च में क्या लगा है? आ की मात्रा ऐड है। च में आ की मात्रा ऐड है। लेकिन जब मैं इसको शुद्ध रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? इस प्रकार से च के नीचे हलंत लगा दूंगा, उसका शुद्ध रूप हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और
हमें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करना। धन्यवाद।